हेलो, नमस्कार सभी को। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT सिलेबस के अनुसार जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं बोर्ड की साइट पे, उनमें आज अपने करते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर कक्षा 10 का। गणित का जो मॉडल पेपर है वो अपने पहले जो एक वीडियो है उसको अपने कर चुके हैं। आज अपने विज्ञान विषय का पहले जो नंबरों का निर्धारण है वो अपने देखते हैं कि कितने पाठ में से कौन से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसको अपने ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखें प्रश्नों का जो प्रकार और उनके अंक बार है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या 18, यानी कि 18 प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ आएंगे ए ब स द, जिनमें से अपने को एक प्रश्न टिक करना है। उसके बाद फिर दूसरे प्रकार के बनते हैं अति लघुत्रात्मक, ये 12 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न है अपने 13 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक है वो 4 नंबर के, और जो निबधात्मक प्रश्न है वो 3 प्रश्न आएंगे पेपर में, और उनका जो प्रत्येक का अंक होगा वो 4। इस तरीके से कुल विज्ञान के पेपर में आपने 50 प्रश्न होंगे और ये अपना 80 नंबरों का अपना पूरा का पूरा पेपर होगा। अब कौन से पाठ में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, जैसे अपना पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है, 8 नंबर के प्रश्न इस पाठ में से आएंगे छोटे बड़े मिलाकर। उसके बाद दूसरे पाठ में से अम्ल क्षारक लवण 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। धातु और अधातु में से 7 नंबर के। जय प्रक्रम है ये 9 नंबर का पाठ है, यानी कि 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय है ये 8 नंबर के। उसके बाद आनुवंशिकता और जैव विकास, इस पाठ में से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे बड़े। उसके बाद प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो कि 10वां पाठ है, ये 9 नंबर का। फिर विद्युत है जो 12वां पाठ विद्युत वाला लाइट वाला 8 नंबर का। फिर 13वां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर। उसके बाद 15वां पाठ है हमारा पर्यावरण 4 नंबर का, और लास्ट 16वां है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ये दे रखा है पहला रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है, इसमें से एक तो लघुत्रात्मक आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वस्तुनिष्ठ आएगा, फिर लघुत्रात्मक आएगा, और उसके बाद दीर्घ उत्तर वाला वो है अपना प्रश्न आएंगे यहाँ से 2, और इसके बाद है फिर दीर्घात्मक, यहाँ पे फिर 1 आएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों की संख्या प्रत्येक पाठ में से दे रखी, कितने कितने छोटे या बड़े प्रश्न प्रत्येक पाठ में से आएंगे। सभी पाठों का यहाँ पे अपने को पूरा का पूरा दे रखा है, तो इसको आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अब आगे अपने करते हैं आज विज्ञान के जो 2 पार्टों के अंदर मैंने इस पूरे मॉडल पेपर को बांटा है। पहले आज अपने पहला पार्ट करते हैं, और बाकी के जो उसके बचे हुए प्रश्न होंगे वो दूसरे पार्ट के अंदर करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2022, सॉरी यहाँ पे 22 आएगा। मॉडल पेपर 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर के द्वारा अपने को दिया गया है, कक्षा 10 विषय विज्ञान। 2 पार्टों के अंदर वीडियो को बांटा है, क्योंकि एक पार्ट के अंदर पूरा प्रश्न अपने करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्टों के अंदर। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के अंदर अपने को जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम का मतलब जो भोजन के लिए भोजन को जड़ों के माध्यम से या पत्तियों के माध्यम से जड़ों तक पहुंचाते हैं, जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक जो पहुंचाने का जो प्रक्रम है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो प्रक्रम है वो हो जाएगा फ्लोएम के अंदर, यानी कि इसका 1 नंबर आ जाएगा। दूसरा है जल का वहन, तो जल का वहन जाइलम के द्वारा होता है। अगर यहाँ पे आता है कि जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 और उसका उत्तर नंबर 1 डाल के अपने को ये लिखना है भोजन का वहन। ये पूरा का पूरा पेपर के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ होगा इस प्रकार के, और अपने को कॉपी के अंदर उत्तर यानी कि 1 नंबर का इस तरीके से 1 नंबर लिख के पहले कॉपी जो होगी उसमें लिखना है प्रश्न नंबर 1,
फिर इसमें लिखना है उत्तर नंबर 1 इसका, और आगे जो ऑप्शन है वो और उस ऑप्शन के अंदर क्या उत्तर लिखा वो अपने यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा है मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आमाशय अपने भोजन के काम में आता है, यानी कि पोषण के काम में आता है। श्वसन के अंदर तो जो श्वसन तंत्र होता है अपना, जिसमें सांस लेने के अंदर ग्रसिका वगैरह होती है श्वसन। उत्सर्जन जो अपने शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो वो बाहर निकालने के लिए काम में आता है जो तंत्र, उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। परिवहन जैसे अपना हृदय होता है, रक्त का या ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, वो परिवहन के अंदर आ जाएगा। तो पोषण है वो आमाशय का एक तंत्र का भाग है, तो उत्तर होगा इसका पोषण। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बताना है अपने को। जिब्रेलिन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है। तो एस्ट्रोजन भी पुरुषों के अंदर पाया जाता है, मादा के अंदर। इंसुलिन जो कि हार्मोन जो अपने शर्करा होती है, शुगर वगैरह होती है, उसके लिए इंसुलिन आता है। थायरोक्सिन ये भी मानव शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। तो जो जिब्रेलिन है वो पादप हार्मोन है एक, तो इसका तीसरे का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जिब्रेलिन। चौथा है कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो कोशिका विभाजन को साइटोकाइनिन जो है प्रेरित करता है कोशिका विभाजन के लिए, यानी कोशिका का विभाजन हो इसके लिए हार्मोन होता है साइटोकाइनिन जो इसको प्रभावित करता है। पांचवा है उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र कहते हैं। इस तरीके से उत्तल लेंस अगर बनाएं और एक दर्शी को रेखा डालेंगे तो वो सीधी इस प्रकाश केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, तो वो आ जाएगा प्रकाश केंद्र। उसके बाद अगला है 6 नंबर, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध है। तो परावर्तन के अंदर हो चाहे आपतन, जो उसके परावर्तन के अंदर जो कोण आई होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कोई कोण आई बराबर कोण आर। और अगर अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में कोण आई और कोण आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी कोण आई बटे में कोण आर और बराबर में स्थिरांक, जब यहाँ पे अपवर्तन लिखा हो तो। फिलहाल परावर्तन है तो परावर्तन के लिए ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर नंबर 6 ए आई बराबर आर। उसके बाद 7वां, विभवांतर को मापने का यंत्र है। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को अपने वोल्टमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की दिशा बताने के काम में आता है। वोल्टमीटर विभवांतर मापने के, एमीटर धारा मापने के। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा वोल्टमीटर। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। अब चालक तार का जो प्रतिरोध का मान है वो निर्भर करेगा उसकी लंबाई पर भी करेगा, अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, उसके ताप पर भी निर्भर करता है। उपयुक्त सभी है वो इसका सही आंसर होगा। तो 8वें का जो सही उत्तर है वो सभी के सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी। 9वां, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए युक्ति को कहते हैं मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो मोटर आंसर सही है अपना। और अगर यहाँ पे लिखा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो अपना जनित्र आ जाएगा। उल्टा हो जाए, यांत्रिक को विद्युत में चेंज करना है तो जनित्र है, विद्युत को यांत्रिक में चेंज कर रहे हैं तो मोटर आएगा। वोल्टमीटर वोल्ट मापने के लिए और एमीटर धारा मापने के लिए। 10वें समीकरण के अंदर दे रखी है, पूछा है कौन सा प्रकार है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है। तो ये वियोजन अपने आ जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगी। यानी कि यहाँ से जो आयरन है, आयरन विस्थापित हो रहा है और इसकी जगह पे एल्यूमिनियम आ रहा है तो यह आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। द नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। उसके बाद है अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग अपने करते हैं, प्रतिरोधी का। यानी कि जो अपचन है वो ज्यादा अम्ल वाला खाना खा लेने से अपनी जानी गैस जिसको बोलते हैं, तो वो गैस वगैरह अपने पेट में बन जाती है। तो उसको सही करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए अपने को अम्ल के विपरीत यानी कि अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्षार अपने को लेना पड़ता है जो कि एंटासिड होता है। 12वां है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। आपने डिब्बे देखे होंगे, उस पर एक लेप सा लगा होता है ऊपर कागज पन्नी सी, तो वो होता है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है।
यानी कि जिंक ज्यादा अभिक्रिया कर लेता है, प्रत्येक पदार्थ से जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, जबकि टिन इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता किसी के साथ, इसलिए टिन का उपयोग किया जाता है। जो छोटे प्रश्न है वस्तुनिष्ठ वो 18 होंगे, 12 तो अपने पास एबेसेड है आगे, और आगे 6 ये खालिस्तान है। नर में खालिस्तान हार्मोन का स्त्रावन होता है, तो नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन होता है, टेस्टोस्टेरोन का। और उसके बाद अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, यानी कि जो कचरा अपने शरीर के अंदर बच गया है खाना वगैरह खाने के बाद, ऊर्जा बन चुकी है, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र है वो काम में आता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पे पराबैंगनी ये अपने को प्रश्न में लिखी होंगी इस तरीके से, अपने को सिर्फ इसके उत्तर ही देने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 लिखना, प्रश्न नंबर 2 लिख के उसके नीचे लिख देना उत्तर नंबर 1 का ये है, उत्तर नंबर 2 का ये है, उत्तर नंबर 3 का ये। अपने को पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में लिखा होगा, अगर कॉपी में लिख लोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन उससे अपना टाइम की बचत होती है। तो सीधे जो सीरीज वाई अपने करना है कि प्रश्न नंबर 2 कर रहे हैं, 2 नंबर का ये अपने इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद है कोयला एवं पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, उत्तर होगा इसका जीवाश्म। 5वां गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को कहते हैं फोक्स दूरी कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, या इसको अपने यूनिट भी बोलते हैं, तो वाट आ जाएगा, जो एसआई मात्रक है वाट डब्ल्यू से। उसके बाद ये अपने 18 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूरे होते हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो एक एक शब्द के हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का पहला है पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो क्षुद्रांत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन शर्करा। और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं अपने, तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये इसका शॉर्ट नाम है। CFC का पूरा नाम भी आपसे पूछे कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अमृता देवी बिश्नोई जो जोधपुर के अंदर पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया था, तो वही अमृता देवी है, तो उसकी याद यानी कि उसके नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो किससे संबंधित है, तो ये अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है, जो 363 शहीदों के साथ शहीद हुए थे। इसके बाद अपना 5वां है गंगा नदी पर बंधे बांध का नाम, तो टेहरी बांध है जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। 6, यदि लंबाई L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो उसी चालक तार से 2 R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा। अगर अपना जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमणपाती होता है, यानी कि लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिरोध पहले R था, R की जगह पे अपने को 2R प्रतिरोध को करना है, यानी कि प्रतिरोध को बढ़ाना है, दुगुना करना है। जब प्रतिरोध को दुगुना करना है तो लंबाई को आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना है तार की लंबाई आधी करनी होगी, अर्थात L/2 लंबाई हो जाएगी। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। जो चुंबक होती है, तो चुंबक से जो दिशाएं इस तरीके से चुंबक है, यहां से जो निकलेंगी धाराएं रेखाएं उस तरीके से निकलती हैं, ठीक है, इस तरीके से निकलेंगी इधर से ऐसे, तो ये कभी भी इनकी एक दिशा संभव नहीं होती, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। 8वां है किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, अगर हो रही है तो किस दिशा के अंदर हो रही है, इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर है जो उसका अपने परिपथ के अंदर लगा देते हैं। तो वहां से अपने को अगर सुई में विक्षेपित आता, जो उसकी सुई होती है, अगर उसमें हलचल होती है तो इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जिस दिशा के अंदर वो सुई विक्षेपित होगी उसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी। 9वां है इसी का, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम
यौगिक का उपयोग किया जाता है तो दोने का सोडा, जिसका ये सूत्र भी अपने साथ में लिख देना। दोने का सोडा है जो कठोर जल को अपने मृदु जल के अंदर काम में लेते हैं। उसके बाद है 10वां, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जो ताजा दूध है उसका पीएच मान 6 होता है। इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दही है, दही के अंदर ज्यादा अम्ल पाया जाता है, अधिक अम्लीय होती है दही दूध से, तो इसलिए उसका पीएच मान है वो पहले से कम हो जाएगा। दही ताजे दूध से अधिक अम्लीय होने के कारण पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। 11वां है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो जो आश्रित जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, वो उदासीन प्रकृति का होता है, उसमें H+ आयन नहीं पाए जाते। लेकिन जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय होता है, H+ आयन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें विद्युत का संचालन हो जाता है। आश्रित जल उदासीन होता है, H+ आयन उत्पन्न नहीं करता, जबकि वर्षा जल H+ आयन उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन होता है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है, तो उसको अपने व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, तो व्यंजक चूर्ण का ये सूत्र आ जाएगा। इसके बाद यहां तक हो गए। चौथा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो लार भोजन के साथ मिलकर भोजन को गिला कर देते हैं, चिपचिपा सा कर देते हैं, जिसमें पाचन में आसानी होती है। तो इसका जो उत्तर है वो सीधे आप अपनी किताब में से याद कर लेना, जो भी है इसका भोजन वाले जो पाठ अपने पाचन तंत्र के से संबंधित है उसमें से ये मिल जाएगा। 5वां है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। तो ये मेंटल वाला जो अपना पाठ है अनुवांशिकी वाला, उसमें जो लक्षण अपने को अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं वो प्रभावी है, जो अगली पीढ़ी में स्पष्ट नहीं होते वो अप्रभावी है। तो इस तरीके से प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की अपने को यहाँ पे बताना है। इसके बाद छठा है, एक संकरण है द्वि संकरण स्वरूप में लक्षण प्रारूप अनुपात बताना है, जो कि 9, 3, 3, 1 है, वो अपने इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 7वां, जैव निविनीकरण किसे कहते हैं? तो जैव निविनीकरण जिनका यानी कि अपघटन हो जाता है, जो मृदा के अंदर अपघटित हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद समय के साथ, वो जैव निविनीकरण है। और जिनका अपघटन नहीं होता वो जैव अनिविनीकरण है। निविनीकरण जैसे अपने खेतों का जो कचरा वगैरह होता है, जो अपने फसलों के अवशेष होते हैं, वो जल्दी से मिल जाते हैं मृदा के अंदर, तो वो निविनीकरण के अंदर है। जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, वो नहीं गलता, मृदा के अंदर वैसे ही पड़े रहते हैं, वो जैव अनिविनीकरण है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं, तो नियम आ जाएगा इसका पहला तो ये कि आपतन किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा ये कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। 9वां है, यदि 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी अपने लिखा आ सकता है प्रश्न में, पार्श्व क्रम की जगह पे समांतर क्रम संयोजित किया जाता है, तो संयोजन के को तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो जब अपने इसमें प्रतिरोध की बात करें पार्श्व क्रम की, तो पार्श्व क्रम पहले अपने प्रतिरोध लिखे यहाँ पे, R1 का मान, ये R2 का मान, ये R3 का मान लिख लिया, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे लिख सकते हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये इसका सूत्र है 1/R। R का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध, और P का मतलब हो गया पार्श्व क्रम, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे अपने 1/R1 का मान 2, 1/R2 का मान 3, 1/R3 का मान 6, 2, 3 और 6 का लैसा लेंगे 6 आएगा। फिर इसको हल करें, 2 का भाग दें 6 में 3 तक, फिर 3 का भाग देंगे 2 तक, फिर 6 में 6 का भाग देंगे 1 तक। इन सभी को प्लस करें 6 हो जाएंगे, 6 में 6 का भाग देंगे 1, यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम होगा। इसके बाद आगे 10वां है, किस विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए। इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखना है।
तो ओम का नियम जो अपना विद्युत वाला पार्ट है उसके अंदर है कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, जबकि जो चालक तार है उसका ताप और उसकी प्रकृति है वो स्थिर रहे। और इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा B बराबर आई आर, यानी कि जो ओम का सूत्र है वो B बराबर आई आर होता है। ये आ जाएगा प्रतिरोध का सूत्र या ओम का सूत्र। इसके बाद आगे है 11वां, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए व आवश्यक चित्र बनाइए। तो ये जो अपना पार्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें जो फ्लेमिंग के नियम वाला है उसको अपने यहाँ पे व्याख्या करनी है और उसका चित्र बनाना है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। तो ये भी अपने को बुक में से याद कर लेना है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? पहले पार्ट के अंदर आ जाएगा अभिक्रिया वाले में से। तो इसका उत्तर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद 14वां, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। उसके बाद तांबे के विद्युत अपघटनीय परिकृषण का नामांकित चित्र बनाना है। तो जो धातु है धातु वाला है उसके अंदर जो धातुओं का परिष्करण वाला टॉपिक है उसमें अपने को अंदर दे रखा है तांबे वाला। उसके बाद प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के संचालक होते हैं, आवश्यक चित्र भी बनाना है। तो ये भी धातु और अधातु वाला जो पार्ट है उसी के अंदर है कि प्रयोग द्वारा समझाना है कि धातु ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी कि ऊष्मा धातुओं के अंदर प्रवाहित होती हैं, और उसको समझाने के लिए जो आवश्यक चित्र बुक में दे रखा है वो भी अपने को करना है। तो अपने अब 2 खंड कर चुके हैं, ए और ब। आगे जो बचा स और द खंड वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने करेंगे, तो देखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जो अपनी है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है वो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी सब्जेक्ट के जो अपने मॉडल पेपर जारी हुए हैं कक्षा 10 के, वो सभी के सभी अपने यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।